नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्प्रिंग थंडर के डायरेक्टर, कहानीकार, पटकथा लेखक श्री राम डाल्टन। नमस्ते, धन्यवाद भूमि न्यूज को, धन्यवाद प्रेम जी। आपकी फिल्म मैंने देखा स्प्रिंग थंडर, कुछ बात समझ में आई भी और कुछ नहीं भी आई। वो यह कि इसका नाम आखिरकार स्प्रिंग थंडर क्यों दिया गया। जैसे कि बसंत ऋतु में तो बाहर की बातें होती है, लेकिन आप थंडरिंग की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक मेटाफर है जी, ये एक मेटाफर है। जैसे आप खुद भी कह रहे हैं, उसका वही मतलब भी है कि स्प्रिंग में, बसंत में वज्रनाद नहीं होता जी, बसंत में बिजली नहीं कड़कती। लेकिन अगर बसंत में बिजली कड़कती है तो उसको क्या समझा जाए? दुष्परिणामों का संकेत। निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है। वैसे उसको हम जब अपनी बात रखते हैं तो हम बोलते हैं कि वार्निंग ऑफ द नेचर। अगर थंडरिंग हो रहा है स्प्रिंग में, इट्स मीन ये नेचर का वार्निंग है। 2018 में मैं इसी विषय पे महाप्रकृति पर्व नाम से एक पदयात्रा मैंने मुंबई से झारखंड की शुरू की थी 2018 में 15 मई को। उस समय मैं रह नहीं पाया मुंबई में, अपने मकान में, अपने घर पे। मुझे लगा कि इस विषय पे पूरे देश में बात करना बहुत जरूरी है और मैं निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि प्रकृति है जो कुछ कहना चाह रही है, और उसका नतीजा है 2019, 20, 21, 22 कैसा बीता है ये पूरी दुनिया के सामने। तो खैर, तो फिल्म का जो नाम है स्प्रिंग थंडर, वो एक मेटाफर है। वो लोगों को कन्वे कराना चाहते हैं कि ये बसंत का वज्रनाद जो है ये प्रकृति की चेतावनी है, इसको ऐसे देखें। ये प्रकृति की चेतावनी आप किस रूप में एहसास किया आपने? किस रूप में? उसका पहला तो है वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बतौर भी। हाँ, क्लाइमेट चेंज। हाँ। तो जिस तरह से टेम्परेचर का बढ़ना हुआ है, और खुद मैं जहाँ का रहने वाला हूँ डाल्टनगंज, इसके बारे में कई बार इस तरह के रिकॉर्ड को ये पार करता रहा है। गर्मी के दिन में भारत का सबसे गर्म प्रदेश भी रहा है डाल्टनगंज कई बार। जी जी। तो अब इस बात को मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? पानी की किल्लत, जैसे पूरे देश दुनिया भर में तमाम तरह की नदियां हैं जो किसी भी जीवन की जीवन रेखा होती है, लेकिन हमारे पलामू को, हमारे झारखंड में हमको गंगा, यमुना जैसी नदी नहीं मिली है। हमको जो नदियां मिली हैं वो अपने इन्हीं नेतरहाट पहाड़ और इन पहाड़ों से ढलता हुआ जो अलग अलग जगहों से जो पानी का एक समूह मिलता है, वो हमारी कोयल और अमानत है। तो इन पानी को, मतलब बचपन में हम सुना करते थे कि 12 महीना पानी रहता है, लेकिन उसके बाद से हमने कभी 12 महीना पानी नहीं देखा। अभी ये 2 साल में साल भर पानी रहा है जी। तो अब जो पहचानने और समझने का मसला है कि हम कैसे समझ रहे हैं कि भाई प्रकृति चेतावनी दे रही है, तो उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर गर्मी असहनीय हो जाए जी, हाँ, पानी के लिए अगर घर परिवार पड़ोस आपस में टैंकर पे लड़ाई करना शुरू कर दें, हाँ, विद्वेष आ जाए पानी के लिए, तो इसी को कहेंगे ना। हाँ, चेतावनी यही है ना। अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगे, हाँ, तब हम समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ वार्निंग हो रहा है। हाँ, अब उस पर निर्भर करता है कि आप कितना सेंसिबल हैं, कि आप इन चीजों को रोजमर्रा की छोटी सी घटना मानते हैं, कि इसको आप इसका व्यापक विभत्स चेहरा भी आप देख पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक। अगर आप देख पाते हैं तो आपको डर लगेगा। मुझे दिखता है, मुझे बहुत सारा आवाज सुनाई देता है, मुझे बहुत सारा विजुअल्स मैं देखता रहता हूँ। मैं अभी बात करता रहूंगा, लेकिन मुझे कुछ और सुनाई देता रहेगा, मुझे कुछ और दिखाई देता रहेगा। बात करते करते मैं दुनिया के किसी भी विषय पे मेरा ध्यान चला जाएगा। तो ये सब जो है ना। अच्छा, ये स्प्रिंग थंडर की कहानी तो आपने ही लिखा है? जी जी। ये कहानी लिखने का स्रोत कहाँ से आया? देखिए, मेरी बचपन की पढ़ाई वगैरह डाल्टनगंज में हुई, स्कूलिंग वगैरह।
और 10th के बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए 12th के लिए एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं खेती बाड़ी में ही मेरा वो 2 साल बीता जी। तो उसके बाद मैंने BHU की मैंने पढ़ाई की। कहने का मतलब है कि मैं 17-18 साल की उम्र में मैंने अपना ये जन्म स्थान को छोड़ के मैं बाहर निकला स्टडी के लिए। और जब वहां गया तो मैंने बनारस मेरे लिए एक अलग स्टेट था, उत्तर प्रदेश स्टेट है ही, तो वहाँ का कल्चर और बहुत सारी चीजें जो है वो सब देखने को मिला, समझ रहा था मैं। वहां पे मैं देखता कि झारखंड का जान करके टीचर्स या लड़के लड़कियां या कोई तीसरा XYZ कोई भी आदमी झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जब बातचीत होता तो अच्छा नक्सल क्षेत्र से, तो नक्सल क्षेत्र से हो, तो इस तरह की बातचीत अक्सर सुनने को मिलती थी। तो मैं सोचता भी था कि सब लोग झारखंड कहते ही नक्सल क्षेत्र क्यों बोलते हैं। हाँ, और ये नक्सल क्षेत्र या नक्सल प्रभावित क्षेत्र या नक्सल, हाँ, इन विषयों पे जो बातचीत जाती है उसका झारखंड से क्या लेना देना है, क्या संबंध है। तो ये सवाल मेरे मन में था। बाद में जब मैं मुंबई गया तो वहां भी मैं देखता कि गाहे बगाहे लोग झारखंड के नाम पे जंगली या फिर नक्सल या कुछ इस तरह की बातचीत करते थे। तो अच्छा, चूंकि अपना घर परिवार और समाज है, अब बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो अपने शहर से बाहर जाना और अपने शहर के केंद्र में आना, मतलब आप विषय से दूर जाकर के विषय को पलट के देखते हैं डिटैच होकर के, और साइमल्टेनियसली जब आप आते हैं तो उस विषय के केंद्र में आप खुद इन्वॉल्व होकर के भी चीजों को देखते समझते हैं। तो झारखंड को मैंने अंदर और बाहर से, उनकी नजर से भी देखा, अपनी नजर से भी देखा, झारखंड वासियों की नजर से भी देखा और चीजों को समझने की कोशिश किया, स्टडी किया, और मेरी समझ में आया कि जो ये कंफ्यूजन है पूरे देश भर के लोगों में, हाँ, कि ये उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है कि नहीं है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये स्थितियां बनी कैसे, इन विषयों पे एक समझ मुझे लगता था कि दुनिया के सामने, हाँ, मैंने स्टडी की, मैंने बकायदा। उसके बाद ये कहानी आपके दिमाग में आ गई। हाँ, तो ये कहानी जब आपके दिमाग में आई जी, इस कहानी में आपने क्या दिखाना चाहा है? मैंने दिखाना चाहा है कि कोई भी हाशिए पे खड़ा आदमी जिसके पास पीछे जाने का रास्ता ना हो, अगर पीछे खाई है तो वो आगे ही बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा, तो वो फिर मतलब जहां पे उसके ठीक एक कदम पीछे जाने पे उसका मौत है, तो अगर वो मौत को पीछे खाई में गिर करके अगर मरना चुनता नहीं है वो, तो वो क्या करेगा, तो वो आगे की तरफ कदम बढ़ाएगा। मतलब जिस दिशा से उसको धकेल के हाशी पे लाया गया है, वो कैरेक्टर जो है उन सारी स्थितियों के विरुद्ध बगावत कर देगा। तो यही है। तो मैं ये फिल्म के सैद्धांतिक पहलू पे आपने बहुत कुछ बताया। अब इसके कुछ तकनीकी पहलू पे हम बात करें जी, और भाषाई पहलू पे बात करें। जी, आपने झारखंड को इसकी पृष्ठभूमि बनाया, लेकिन आप पूरे विश्व के पर्यावरण को दिखाना चाह रहे थे, जैसा कि फिल्म देखने के बाद पता चलता है। और आपने अपनी बातचीत में यह बताया कि नक्सल होने का बराबर ये लोग कहा करते थे या फिर आरोप लगाया करते थे, नक्सली क्षेत्र का है तो जंगली क्षेत्र का है। ये फिल्म में भी आपके दिखती है, लेकिन मैं यहां यह आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि ये नक्सल क्षेत्र और पर्यावरण, ये दोनों का संबंध कैसे है, आप जोड़ना चाहते हैं? जब मैं 2018 में मैंने मुंबई से झारखंड की पदयात्रा शुरू की, और उस दौरान मैं
अलग अलग गांव कस्बों से घूमता हुआ, मतलब समंदर से मैं पहाड़ की तरफ आया हूँ। झारखंड ऊंचाई पे है और हम समंदर के किनारे से पैदल चलते हुए झारखंड आए। तो ये समझ में आया कि जंगल कहीं बचा नहीं होता, और जहां जहां जंगल बचा हुआ है वहां पे मुझे ट्राइबल्स दिखाई दिए जी। तो सोचा बहुत, एनालिसिस बहुत किया, लेकिन मोटा मोटी अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं यही बोलूंगा कि जंगल वहीं पे सुरक्षित है जहां पे आदिवासी हैं। ये बहुत अच्छी बात। और अगर आदिवासी हैं और इस कारण से वहां पे जंगल बचा हुआ है, मतलब पर्यावरण बचा हुआ है। और दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि फिर वो नक्सलिज्म से कैसे जुड़ता है। जब बात पर्यावरण की हो रही है, जंगल की हो रही है, और उसकी सुरक्षा या जिम्मेदारी या एक तारतम्य आदिवासियों के साथ अगर बना हुआ है, तो बाकी चीजें है जो फैक्टर क्या काम कर रहा है कि वो ट्राइबल्स को नक्सली करार दिया जा रहा है। माने जो अपने हक की बात कर रहा है वो नक्सली कहा जा रहा है। अब उसमें मतलब उस पे तो मतलब हाँ है ही, उस पे चीजों को समझना होगा। अगर वही बात है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती भी है, कोई अगर नक्सल बनता भी है, कोई अगर हथियार उठाता भी है, तो फिर यहाँ पे वही सिद्धांत काम करता है कि उसके पास चुनाव क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है। अगर उसके सामने विकल्प है, हाँ, जैसे बंदूक और हॉकी रखा हो, हाँ, तो हो सकता है कि आपके अंदर अगर बहुत ऊर्जा है, हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम को लेकर के, व्यवस्था को लेकर, तो बंदूक उठा लेंगे। तो हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आप हॉकी उठा लें और खेलने लगे। लेकिन ये तब होगा जब आपके सामने ये दो विकल्प हों। और जब विकल्पहीन हो तो कोई बस तो वही रास्ता चुनेगा। हाँ, तब तो फिर वो बंदूक का भी इंतजार नहीं करे, वो पत्थर हाथ में उठा लेगा। मनुष्य का स्वभाव है पत्थर उठाना। कुत्ता उसकी तरफ पलट जाए या कोई शेर उसकी तरफ पलट जाए, कुछ दिमाग काम नहीं करेगा तो पत्थर उठा लेगा। इस फिल्म के बारे में जी लोगों का जो कहना है कि बहुत जल्दी में, बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत सारे विषयों को एक साथ समेटने की कोशिश है। ये इस तरह की आलोचनाएं भी आ रही हैं। इस आलोचना को मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। हाँ, अगर ये बात आती है कि मैं बहुत सारे विषयों को समेटने की मैंने कोशिश की है, तो मेरा इस पे ये कहना है कि दुनिया का कोई भी विषय अगर खड़ा होगा ना, तो उससे रिलेटिव जितने भी कॉन्टेक्स्ट है ना, वो सारे परत उभर जाएंगे। और उन सारी परतों को या उन सारे डायमेंशंस को या सारे रीजनिंग को अगर आप जोड़ करके एक बात नहीं कहते हैं ना, तो बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये तो टूट नहीं दिखती है, लेकिन आम दर्शक जो है जी, वह इसे उस रूप में नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो एनालिसिस करने का, देखिए अभी तक आमतौर पे जिस तरह से स्पून फीडिंग वाला जो सिस्टम रहा है सिनेमा के नाम पे, हाँ, बहुत चाइल्डिश तरीके से आइडिया कन्वे कराना, मामला यहाँ हो जाता है जब आप चैलेंज देते हैं ना, बात को आप नए सिरे से, नए लेयर्स आप जब खोलते हैं ना, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये तो सुना नहीं था, ये तो जाना नहीं था। वहां पे इमीडिएटली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा मामला क्या है कि दो तरह के लोग हैं मेरे दर्शक जो हैं, इनफैक्ट इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा सोचता है, एक वैसा सोचता है। हाँ, एक ऐसा कर सकता है, एक वैसा कर सकता है, एक ऐसा चाहता है, एक वैसा चाहता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो दो, मतलब ये बात किस तरफ से आ रही है। जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पूरी बात समझ में आ जा रही है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे फिल्म समझ में नहीं आया। मुझे आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे, मतलब 12-15 साल के बच्चों तक को समझ में आ रहा है फिल्म, पूरी कहानी, पूरी बातचीत, फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जिस पर्सपेक्टिव से, जिस धारा में उन बच्चों को तैयार किया गया है, जिस तरीके से उनको एजुकेट किया गया है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। आप तो ये कहे कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों को ये समझ में आ जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कि आज की जो पीढ़ी है वो फास्ट सोचती है,
फास्ट समझती है, इसलिए फिल्म समझ में भी आ रही है। लेकिन जो इसके पुराने पीढ़ी के लोग हैं, उसमें जड़ता है, वो जड़ता है, वो जड़ता है। अब उस जड़त्व को यह खत्म करता है। बच्चों के साथ सामने सारे विषय खुल के आते हैं ना, खुल के आते हैं, तो बच्चों के अंदर बहुत बायसनेस नहीं होता। हाँ। अच्छा, इस फिल्म की सबसे बेहतर प्रयोग कौन सा अच्छा लगा? इस फिल्म का सबसे बेहतर प्रयोग क्या अच्छा लगा मुझे? इस फिल्म का मुझे सबसे अच्छा प्रयोग लगा लोगों को बिना असहज किए अपने फिल्म के किरदारों को उसमें मर्ज करके बिना उनको डिस्टर्ब किए सीन काट के निकाल लेना। ये सबसे बड़ा चैलेंज था और यही काम हम लोगों ने बखूबी किया। आपके फिल्म में 2-3 मैंने यूं कहा कि 4 भाषाएं नजर आती हैं। जी जी एक तो अंग्रेजी जी, दूसरे हिंदी जी तीसरे नागपुरी जी बोली, जी, चौथा इधर का लोकल डायलेक्ट्स। करेक्ट। ये इस फिल्म की विशेषता है जी और ये इस तरह का प्रयोग करने का जी जी आपका बहुत ही अच्छा प्रयोग है यह। जी जी। और इस प्रयोग के पीछे आपको स्रोत कहाँ से मिले? इसका स्रोत वही है, मैं रियल लाइफ से ही मैं स्रोत लेता हूँ। वह रियल लाइफ से लेते तो अब जैसे क्या है, जब झारखंड को मैं समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे साफ समझ में आया कि हमारा जो बॉर्डर है वो अलग अलग राज्यों से टच करता है। दूसरा, लैंग्वेज को लेकर क्या है कि लैंग्वेज को की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो हमारे झारखंड में जितने किरदार हैं, जो भी यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो आजीवन मतलब खानदानी यहाँ पे रह रहे हों या बाहर से आजीविका के लिए आए हुए लोग हों, वो सभी मिक्स्ड कल्चर होकर के वो लैंग्वेज में बहुत डाइवर्सिटी है। हाँ, डाइवर्सिटी है। तो अब जैसे कोई गया का रहने वाला है, 4-6 जनरेशन पहले उधर का रूट रहा है, लेकिन झारखंड में अभी पड़ गया है वो, तो झारखंड में पड़ गया है, उसके रूट उधर हैं, तो लैंग्वेज जो है वो नानी से, दादी से, हाँ, बूढ़े बाबा से, हाँ, वो मिलता है और उसके साथ वो एग्जिस्ट करता है झारखंड में। और वो किरदार अगर हमारा यहाँ का है तो निश्चित तौर पे उसमें नागपुरी का थोड़ा सा असर तो होगा ही, लेकिन वो अपना गया का लैंग्वेज नहीं छोड़ेगा। अब हमारे ही किरदार, मतलब जितना दूर इधर गया है उतना ही दूर इस तरफ पहाड़ की तरफ और जंगल की तरफ चल जाएं तो आपको एकदम कुड़ुक मिल जाएगा। तो वो गुस्साएंगे तो हो सकता है कुड़ुक में आपको कुछ बोल दें। हाँ, हिंदी उनको आता है बोलना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उनको कई तरह के लैंग्वेज, उनको मतलब जो भी झारखंड में जो यहाँ के जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, उसमें कई लैंग्वेज लोग यहाँ पे 2-3 लैंग्वेज लोग बोलते हैं। जैसे मुझे खुद भोजपुरी आता है, मगी आता है, कुड़ुक भी आता है, थोड़ा सा आता है, मुंडारी थोड़ा सा आता है, हाँ, सादरी थोड़ा सा आता है, तो पलमुआ आता है। तो ये सब मिक्स है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क मैं समझता हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि घूमते फिरते हैं। अब सारे किरदार जो मेरे हैं, मेरे कहानी में जो किरदार जिस बैकग्राउंड का है, अगर पूछा जाइए कहानी के किरदार के बारे में बात किया आपने, तो आपके कहानी में कितने किरदार हैं? मेरे कहानी में जो बहुत कहानी को बहुत जो ड्राइव कर रहा है, ऐसे किरदार मुझे लगता है कि 8-10 किरदार हैं, 7-8 किरदार हैं जो बहुत, हाँ, कहानी को ड्राइव कर रहा है। तो 8-10 किरदार, 8-10 किरदार हैं। और छोटे छोटे को मिला के कहें तो सैकड़ों। हाँ, बहुत है, बहुत है। आपने ये भीड़ कैसे जुटाया? मैं इनको भीड़ नहीं बोलता। हाँ। ये साधारण ट्रक में भाड़े से लाई हुई भीड़ नहीं है जी। ये कन्विक्शन से आने वाले लोग हैं जो आज 40 साल से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेट पे बच्चों को बांध के। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं जी, वो आपके फिल्म के पार्ट बने। वो सब लोगों ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट किया। जी। पहले तो उन लोगों ने देखा हम लोग शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं, तो
उन लोगों ने बोला कि भाई पहले हम लोगों ने बोला कि यार इतना बड़ा संघर्ष और ये दुनिया क्यों नहीं जान रही है। तो उन लोगों ने बोला कि मीडिया वाले तो आप लोग हैं, आप लोगों ने ले जाइएगा बाहर। तो जैसा मैं जानता हूँ कि ये फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जिस प्रकार से आपके फिल्म में प्रयोग किया गया है, इस प्रयोग में भी बहुत खर्च दिखता है। ये सारे खर्च आए कहाँ से? ये कुछ तो मुट्ठी भर शुरुआत जो फिल्म की थी, तो कुछ मुट्ठी भर जो मेरे पास पैसे थे उससे मैंने शुरू किया, लेकिन वो 10-15 दिन के अंदर खत्म हो गया। तो मतलब एक एक कदम, हाँ, शहर में पहले घूमना मैंने शुरू किया, हाँ, लोगों से मिलना शुरू किया। यहाँ के जो मंत्री थे उनसे जाके मैं मिला, उनको मैंने अपनी फिल्म दिखाई जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म देखा उन्होंने, उनको अच्छा लगा। उस समय मुझे न्यूयॉर्क से बुलावा आया था, तो वहाँ जाने वाने के लिए मुझे कुछ हाथ में पैसे की ज़रूरत थी और साथ में शूटिंग तो हम लोग कर ही रहे थे। तो उसी को मैंने बहाना बनाया कि भाई, हाँ, इस फिल्म को द लॉस्ट बॉय रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बहाने मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं थोड़ा कुछ पैसा फिल्म में डाल दूंगा, उधर न्यूयॉर्क भी चला जाऊंगा, फेस्टिवल ज्वाइन कर लूंगा। तो हालांकि मंत्री जी ने कोशिश भी की और मैंने देखा कि सब लोग जहां जहां भी मैं गया, लोग यहाँ पे मुझे सही पाथ बताते गए। अच्छा, आपको ये मदद चाहिए, आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, आपको वो मदद चाहिए, वहां मिलेगा। तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे इस दौरान कई लोगों से मिलने वाले सहयोग तो सब जगह से मुझे मिल रहा था, लेकिन मैं पलामू के इप्टा ग्रुप से मिला और इप्टा ग्रुप में शैलेंद्र सिंह नाम के एक सज्जन मुझे मिले और उपेंद्र मिश्र नहीं, पहले मैं शैलेंद्र सिंह की बात करूंगा। उन्होंने मेरी कहानी, उन्होंने स्क्रिप्ट मांगा, वो स्क्रिप्ट पढ़े और स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने बोला कि ठीक है, बोलो तुमको क्या चाहिए। और जिस अथॉरिटी से वो बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये आदमी हमारी सच में मदद करना चाहता है। तो हमारे पास खाने पीने का अभाव था, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग आलू भात खा रहे हैं, तो बच्चों टीम मेंबर्स को थोड़ा प्रोटीन चाहिए। तो हाँ, 10-10 किलो चिकन रोज का 2 दिन पे भेजना शुरू किया उन्होंने। तो खाना वाना जब पेट भर गया तो क्या चाहिए, तो बोले कि गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने गाड़ी दिया। और क्या चाहिए, तो ड्राइवर भी दे दिया। और क्या चाहिए, तो तेल भी दे दिया उन्होंने। तो इस तरह का शूटिंग कहीं होना शुरू हो तो 2-4 सब लोग टीम अपना लेकर के अरेंज करने पहुंच जाए। मैंने कहा बूढ़ा आदमी इतना एफर्ट डाल रहा है और बड़ी पंक्चुअल है ये आदमी, तो एक अच्छा यहाँ से शुरुआत हुआ। फिर और लोगों ने मुझे, तमाम लोगों ने बताया कि हाँ, और आपकी कहानी में जिन जिन चीजों की जरूरत है वो कहा। जैसे मुझे शहर का हिस्सा जो था वो सब शूट करना था, तो यहाँ तो मैंने सब कर लिया। यहाँ सब लोगों ने सहयोग किया, हाँ, वो चाहे हर वर्ग के लोगों ने सहयोग किया। वो पान वाले ने भी सहयोग किया और यहाँ के सिनेमा हॉल ऑनर ने भी किया और पेट्रोल पंप चलाने वाले लोगों ने भी किया, सबने किया। जो तब यह है कि यहाँ से जब मुझे आगे का रास्ता आंदोलन के लिए, जंगल में आंदोलन और इस तरह की कहानियां और सीन वगैरह शूट करना था, तो मुझे बताया गया कि कुछ आंदोलन है जिंदा, तुम जाओ देखो। तो मैं अपनी टीम लेकर के पहुंच गया और जब पहुंच के मैंने देखा तो फिर वो अद्भुत था। 25-30 हजार लोग पीठ पे बच्चा बांध करके जिस तरह से, हाँ, वो 2 दिन तक जंगल में घेरा डाल के बैठते हैं, वो तो इस फिल्म के निर्माण के दौरान सब लोगों ने सहयोग किया। हाँ, सहयोग तो किया ही किया, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, जी जी, हजारों लोगों से मिला। जी जी जी, लाख लोग तो मेरी फिल्म में दिखाई देते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो आपने इसके निर्माण पद्धति और निर्माण के प्रक्रिया के बारे में बताया, जी, मुझे श्याम बेनेगल याद आ गया। जी जी, श्याम बेनेगल ने भी एक फिल्म बनाई थी, जी, मंथन। जी जी, और वो भी जनता के सहयोग से बनी थी फिल्म, जी जी जी, दुग्ध डेयरी पे, गुजरात में। और ठीक यही एहसास करा दिया हमको स्प्रिंग थंडर ने। जी, बहुत बढ़िया। और आप हमारे दर्शकों के लिए जी, 2 शब्द कुछ कहना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। 2 शब्द में मैं यही बोलूंगा कि फिल्म देखें सभी लोग। इस फिल्म को बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा है, हजारों लाखों लोगों ने इसमें सहयोग किया है।
और ये कहानी सभी लोग देखें, ये फिल्म लोग देखें, और अगर फिल्म अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, इस फिल्म पे चर्चा करें। हमारा मिशन है झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करना। मुंबई से झारखंड आकर के अगर हम सिनेमा पे कोई काम कर रहे हैं तो उसका कंसर्न ये है कि हम अब पलायन नहीं करना चाहते। हम जो लर्न करके आए हैं, हम अपने स्टेट के, अपने आसपास के क्षेत्र में बच्चों को भटकने के लिए मुंबई हम नहीं छोड़ना चाहते। जो स्ट्रगल मैंने किया वो हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार के लोग न करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो और यहीं पे लोग स्वावलंबी हों, कला के क्षेत्र में इज्जत से अपना रोजी रोटी खाएं, अपने माँ बाप के साथ समय बिता पाएं। सिनेमा में काम करने के लिए बच्चों को अपना माँ बाप छोड़ करके दूर न जाना पड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सिनेमा के बहाने झारखंड फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो, सिनेमा का कंटेंट यहाँ बढ़िया बनना शुरू हो। जैसे लैंग्वेज को लेकर के, भाषा की गरिमा को बनाए रखना वो हमारी जिम्मेदारी है, और वो तभी होगा जब हम अच्छे काम करेंगे। तो यहाँ का जो लैंग्वेज है, जो विषय है, वो कोई गलत रूप ले, वो फैंटेसी रूप ले, उससे ज़्यादा और बेहतर है, जरूरी है कि हम सही कंटेंट, सही विषयों पे काम करना शुरू करें। तो यही सब कहना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सुन रहे थे और देख रहे थे कि श्री राम डाल्टन, जो कि स्प्रिंग थंडर के निर्देशक हैं, कहानीकार हैं, पटकथा लेखक हैं, उन्होंने अपने फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया, उसके सैद्धांतिक पहलू पे बात किया, तकनीकी पहलू पे बात किया। फिर मुलाकात होगी किसी एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।